नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। 1 बज चुके हैं और वक्त हो चला है आज की बड़ी खबरों पर खास चर्चा करने का। दरअसल यूपी के 8 जिलों में एटीएस की टीम ने पीएफआई के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान एटीएस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े कई सदस्यों और संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। लखनऊ, मेरठ, नोएडा, वाराणसी समेत कई जिलों में एटीएस ने छापेमारी की। बताया जा रहा है कि एटीएस ने सीए हिंसा से लेकर अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के नेटवर्क की तलाश करने के लिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। साथ ही पीएफआई से जुड़े सदस्यों और उनकी गतिविधियों की जांच के लिए कई लोगों के खातों के लेन देन और विदेश में फंडिंग के बारे में भी जरूरी जानकारियां जुटाई जा रही है। इससे कुछ दिन पहले आपको बता दें कि एनआईए और ईडी ने पीएफआई के ठिकानों में छापेमारी की थी, जबकि यूपी में एटीएस ने भी छापेमारी कर राज्य के करीब 1 दर्जन से अधिक पीएफआई नेताओं को हिरासत में ले लिया है। एनआईए ने इससे पहले की छापेमारी में कुछ अहम जानकारी मिलने का दावा किया था। इसी के आधार पर इस बार यूपी के कई ठिकानों पर एटीएस की छापेमारी लगातार चल रही है। समाजवादी पार्टी से बुलंदशहर का पूर्व महानगर अध्यक्ष अब्दुल खालिक अंसारी की पीएफआई से संबंध होने की पुख्ता इनपुट मिलने पर एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। करीब 3 महीने पहले भी एटीएस ने खरखौदा और साथ ही साथ दिल्ली गेट सहित कई क्षेत्रों से लोगों को उठाया था। उस समय भी टीम ने फुरकान, मुनीर, फाहिम सहित कई अन्य लोगों को पकड़ा था। एटीएस ने उस दौरान एक अधिवक्ता को भी हिरासत में लिया था, जो कि लंबे समय से पीएफआई से जुड़ा हुआ था। वहीं लखनऊ, मेरठ और वाराणसी में कुछ संदिग्धों को आज गिरफ्तार किया है। यूपी में अलग अलग जिलों में देर रात छापेमारी में करीब 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि सभी संदिग्ध चुनाव के दौरान प्रदेश का माहौल खराब कर सकते थे। साथ ही हवाला और विदेशी फंडिंग का भी ये काम करते हैं। ब्यूरो चीफ राघवेंद्र पांडे की खास रिपोर्ट आप देखिए। पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई के 13 संदिग्ध एटीएस के राडार पर थे और एटीएस ने कल रात को उनको धर दबोचा। मेरठ से 5 लोग, बनारस से 4 लोग और एक लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है उसके विकास नगर एरिया से एक संदिग्ध को उठाया गया है। मैं इस वक्त विकास नगर के पुलिस स्टेशन पर भी मौजूद हूं और इसी विकास नगर से एक संदिग्ध को उठाया गया है। कहा जा रहा है कि ये जो पीएफआई के जो मेंबर थे ये बहुत ट्रेंड थे और इस चुनाव में कुछ धांधली या बड़ी कुछ कार्रवाई करने के मूड में थे। हालांकि ये कुछ कर पाते उसके पहले एटीएस की एक बड़ी टीम 5 शहरों में छापे मारकर इन लोगों को पकड़ लेती है। साथ ही जो पैसे का भी लेन देन कुछ सामने आया है और हवाला के जरिए इन लोगों के पास पैसा पहुंचता था और उन लोगों को हिरासत में लेने के बाद एटीएस इनसे पूछताछ करेगी तो कुछ और लोगों के भी नाम निकल कर आएंगे सामने। हालांकि जो यूपी एटीएस है वो बहुत ही चौकन्ना होकर इन लोगों के ऊपर छापेमारी करती है और 13 जो संदिग्ध लोग हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो देश विरोधी कामों में संलिप्त रहते हैं, देश के खिलाफ ये अभियान छेड़ते हैं, इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो किसी आर्मी से कम नहीं होती है, ब्रेन वॉश करते हैं और अपने स्लीपर सेल हर जगह सोशल समाज में और सोशल एक्टिविटीज में छोड़ते हैं और वहां पर बौद्धिक रूप में वो लोग तमाम लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं। लेकिन यूपी एटीएस ने ऐसे लोगों को धर दबोचा है। कैमरामैन अशरफ के साथ राघवेंद्र पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। ब्यूरो चीफ राघवेंद्र पांडे की एक खास रिपोर्ट देखी है। ऐसे में आपको बता दें कि पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई ठिकानों पर छापेमारी, ये 3 तस्वीरें हैं, महत्वपूर्ण तस्वीर है। लखनऊ, वाराणसी और मेरठ से जानकारी आ रही है, जहां पर आपको बता दें कई जगह आपको बता दें कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की तरफ से कार्रवाई हुई है। कई लोगों को हिरासत में लिया है। बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश से 50 से ज्यादा लोगों को उठा लिया गया है, जिनके संबंध होने के पुख्ता इनपुट पर एटीएस ने यह कार्रवाई की है। तो आपको बता दें कि इससे पहले भी लगातार देखने को मिला था, जहां पर इससे पहले भी कार्रवाई यहां पर की गई थी। आपको बता दें कि इस वक्त की ये अहम जानकारी है। फिलहाल ये भी जानकारी सामने आ रही है कि आने वाले समय में भी इसी तरीके से जो कार्रवाई है वो यहां पर देखने को मिलेगी। तो पीएफआई के मददगारों पर एटीएस का जो हंटर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि देश विरोधी जो गतिविधि होती है उनमें ये सभी लोग
शामिल रहते हैं। जिसके बाद आपको बता दें कि पीएफआई का जो कनेक्शन है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन एटीएस तोड़ने का काम कर रही है। आगे बढ़ते हैं। इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि मुस्लिम स्कॉलर हैं हसीब अहमद निजामी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सपा प्रवक्ता है जेपी पांडे, पूर्व आईएएस अधिकारी है श्री प्रकाश, और साथ ही साथ आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता है एसएन सिंह साहब। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह साहब का रुख कर लेते हैं। सिंह साहब, जिस तरीके से पीएफआई लगातार हिंदुस्तान में और खास तौर पर उत्तर प्रदेश पर अपनी नजर बनाया रहता है, लगातार ये देखने को मिलता है कि जो देश विरोधी गतिविधि होती है उनमें इनके लोग पाए जाते हैं। अब इनपुट के आधार पर 50 से ज्यादा लोगों को उठा लिया एटीएस ने, इसको किस तरीके से आप देखेंगे? क्योंकि अगर इसको ब्रॉड पहलू पर सोचा और समझा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं ये लोग। नहीं, जैसा कि न्यूज आपके माध्यम से और तमाम न्यूज एजेंसियों के माध्यम से इस तरह की जानकारी मिल पाई है कि जो उत्तर प्रदेश है और देश के कई भागों में जो पीएफआई अपना संगठन जो जाल फैला रहा था उस पे एटीएस ने कार्रवाई किया और सारी एजेंसियां उस पे कार्रवाई करें। निश्चित तौर पे जो सीमी एक प्रतिबंधित संस्था थी, जब उस पे प्रतिबंध लगाया गया तो उसने पीएफआई का रूप धारण कर लिया और पीएफआई को भी केंद्र की जो सरकार है उसने प्रतिबंधित कर दिया है। तो ऐसी संस्था जो हमारे सरकार के द्वारा प्रतिबंधित हो, अगर वो देश में अराजकता फैलाने का कार्य करता है, ऐसे संस्था के माध्यम से किसी एक विशेष धर्म को टारगेट करना, किसी देश को टारगेट करना, ऐसे कार्य अगर किए जाते हैं तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे कोई भी जो जिम्मेदार सरकार होगी वो उस पर कार्रवाई करेगी। और आपके चैनल के माध्यम से ही अभी ये जानकारी मिल पाई है, क्योंकि सबसे पहले इस पे एजेंसियां अपना बयान देगी कि वो कहां कहां पे और किन किन को इन गतिविधियों में पाए हैं और उन चीजों को लोग खुलासा करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं जरूर कहूंगा कि पीएफआई एक प्रतिबंधित संगठन है और भारत में जो उसकी गतिविधियां पाई गई थी वो भारत के विरोध में कार्य करते हुए पाई गई थी, जिसके नाते केंद्र सरकार ने उसको प्रतिबंधित कर दिया। और राज्यों के द्वारा बार बार ये मांग उठता था कि ऐसे आतंकवादी संगठन जो देश में अराजकता फैलाने का कार्य करते हैं, जो देश तोड़ने का कार्य करते हैं, उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। लिहाजा केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। उसके बावजूद भी अगर कुछ लोग तुष्टीकरण के नाते उसके साथ खड़े होते हैं, कुछ लोग उसके पक्ष में बोलते हैं, तो ये गैर वाजिब चीज है। क्योंकि बिल्कुल, देखिए एसएन सिंह साहब, जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देश को तोड़ने का काम ये लोग करते हैं, लेकिन स्लीपर सेल ये ज्यादा होते हैं, यानी कि इनको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि चोरी छिपे काम किया जाता है। लेकिन आज जानकारी ये भी मिली है कि खालिद अंसारी, जो कि समाजवादी पार्टी का एक पदाधिकारी है, उसको एटीएस ने उठाया है। देखिए, निश्चित तौर पे जो जांच एजेंसी है उसको कोई इनपुट मिला होगा, बिना इनपुट के कोई किसी को उठाएगा नहीं और इसकी अच्छी जानकारी वही दे पाएगा, वो एजेंसी दे पाएगा कि उसके पास क्या इनपुट है। और अगर जांच चल रहा होगा तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे समय में वो भी इस बात को कहेगा। लेकिन कोई भी हो, धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। भारत में ही बैठा कोई स्लीपर सेल का कार्यकर्ता, किसी भी धर्म जात मत मजहब का आदमी जो देश विरोधी कार्यों में लिप्त पाया जाता है, भारत के लोग उससे दूरी बनाते हैं, भारत के लोग उससे किनारा करते हैं। हम राष्ट्रवाद के साथ खड़े रहते हैं, भारत के साथ खड़े रहते हैं और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत के विरोध में होता है, भारत में विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता है, उसको मजहब के हिसाब से, धर्म के हिसाब से नहीं देखते। और हमारी एजेंसियां चाहे किसी भी सरकार में जो कार्रवाई करती है, स्वतंत्र एजेंसियां, सभी लोग उसका स्वागत करते हैं और मुझे लगता है कि सभी को उसका स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल, 27 सितंबर 2022 की बात भी कर लेते हैं। तो अभी सबसे बड़ी रेड हुई थी जहां पर मेरठ में लखनऊ तक पीएफआई से जुड़े 11 लोगों को हिरासत में लिया था। ऐसे में लगातार जेपी पांडे साहब, सपा प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। जेपी साहब, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, अब एटीएस उन पर कार्रवाई कर रही है, इनपुट के आधार पर एक पदाधिकारी को यहां पर उठा लिया है, किस तरीके से आप इसको डिफेंड करेंगे? अब देखिए, वो तो जांच एजेंसियों को कुछ अगर सबूत मिलता है तो किसी भी व्यक्ति को, भारत के किसी भी नागरिक को पूछताछ के लिए बुला सकती है और किसी पे आरोप लगा देने मात्र से तो सिद्ध नहीं हो जाता है, संवेदनशील मसला है। और उससे एक पदाधिकारी जो इनके भारतीय जनता पार्टी के ब्रिजेश सिंह का परिवार है,
ब्रिजेश सिंह के तो दाऊद के लिए कार्य करने का पूरा पूरा सिद्ध न्यायालय द्वारा सिद्ध हुआ है। तो उनके परिवार के तो उनके भाई विधायक थे ही भतीजे, अब उनकी पत्नी भी एमएलसी है। तो अब इससे क्या कहा जाए पूरी भारतीय जनता पार्टी आतंकवादी है? तो सवाल ये है कि अगर और आप भी जानते हैं ब्रजभूषण सिंह भी टाटा के तहत जेल हो आए हैं, इनके सांसद हैं। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये संवेदनशील राष्ट्रीय प्रतिरक्षा सुरक्षा का जब मसला हो तो किसी भी दल का किसी भी धर्म का कोई एक व्यक्ति अगर पकड़ा जाता है, उससे अगर सबूत सिद्ध होता है, भारतीय दंड संहिता न्यायिक प्रक्रिया से सूली पे लटकाए, कौन समर्थन करेगा? पहला आतंकवादी तो भारत का गोडसे था, वल्लभ भाई पटेल ने उस पर प्रतिबंध भी आरएसएस पे लगाया। तो क्या सारे हिंदू आतंकवादी हो गए? तो इस तरह पूरे मुस्लिम मुख्तार अंसारी, नहीं, आप अगर ब्रजेश सिंह का जिक्र कर रहे हैं तो मुख्तार अंसारी और साथ ही साथ आप अतीक अहमद का भी जिक्र कर लीजिए फिर तो। जयप्रकाश जी, कहाँ की बात को आप कहाँ लेकर चले गए? आज उस पर डिबेट 1 महीने से हो रहा है और सभी लोग उस पे पांडे जी जवाब दे रहे हैं। आज एक प्रतिबंधित संस्था पे बात हो रही है और आपने तो नकाब हटा के अपने असली चेहरे को दिखाने का कार्य किया। आपको नकाब हटा के जयप्रकाश जी अपने असली चेहरे को दिखाए। मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश यादव जी भी आपकी विचारधारा से, अरे भैया जयप्रकाश जी, मुझे नहीं लगता है कि क्या यही समाजवादी पार्टी का असली चेहरा है जिसपे आपने कहा भारत के किसी व्यक्ति को और पीएफआई से आप जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। राजनीतिक विद्वेष होता है, राजनीतिक विद्वेष होता है, राजनीतिक विचारधारा होती है, वो तब तक होती है जब तक चुनाव होता है। उसके बाद जो मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं और ये देश होता है, वो सबका होता है। संविधान की शपथ लेकर सभी लोग देश को चलाते हैं और मुझे नहीं लगता है कि इतनी छोटी सोच, इतनी ऊंची बात आपको करनी चाहिए। चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूं। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। श्री प्रकाश साहब जुड़े हुए हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, एक बार उनसे समझ लेते हैं स्थिति कैसी है। श्री प्रकाश जी, जिस तरीके से 50 से ज्यादा लोगों को एटीएस ने काबू किया है जो कि संगठन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन देखिए ये तो जग जाहिर बात है कि जो फंडिंग होती है वो विदेशों से आती है। आप एक अधिकारी रहे हैं, उस नाते आप इसको किस तरीके से समझेंगे और समझाएंगे, क्योंकि इनकी जो मददगार हैं वो देश के बाहर तो हैं ही लेकिन देश के अंदर भी हैं। किस तरीके से नेटवर्क काम करता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो गुण और दोष पे विचार करना है किसी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होके। पहली चीज कि आपकी जमीन कैसी है, क्या ये जमीन ऐसी है कि इसमें कोई अच्छी फसल नहीं हो सकती, इसमें ऑब्नॉक्शियस वीड्स जिसको खतरनाक घास कहते हैं वो जमे? ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में हमारे जो माइनॉरिटी तबका है उसको जितने टॉप के पद थे, चाहे संवैधानिक हो, सेना उस पे हो, आपके एयरफोर्स के हो, जुडिशरी के हो, सब पे प्रतिस्थापित रहे। यहाँ पूरी जमीन इतनी उर्वरा है कि हर आदमी को बराबर का मौका, चाहे किसी कास्ट, क्रीड, रिलीजन का हो, उसको है। तो यहाँ पे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को पैदा होने की क्या आवश्यकता हो गई जी? ये जहां रेवोल्यूशन हुए हैं, जहां इस तरह के आंदोलन हुए हैं, वो ऐसी जगहों पे हुए हैं जहां पे बिल्कुल अक्यूट अभावों की धरती हो, जहां पे बिल्कुल एक तरफा शासन चलता हो, जहां निरंकुशता की पराकाष्ठा हो। यहाँ इस तरह की कोई परिस्थिति नहीं है। फिर आप इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का अस्तित्व क्यों लेके आए हैं? उसका सिर्फ कारण ये है कि ये कोई वैचारिक, इनको ब्रेन वॉश नहीं किया गया है, इनका कोई वैचारिक इनकी आस्था नहीं है, न इनका कोई जिसको कन्विक्शन कहते हैं, आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन नहीं है। ये पेड है, सीधे मर्सनरीज जानते हैं जिसको पेड लड़ाके कहते हैं, मर्सनरीज। विश्व में बहुत जगह मर्सनरीज, उनको पैसा दीजिए, किसी देश के साथ लड़ जाएंगे, किसी सरकार के साथ लड़ जाएंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लड़ जाएंगे। तो ये पेड लोग हैं, इनको दूसरी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है श्री प्रकाश जी, जो ये पेड लोग आप जिक्र कर रहे हैं, देश के अंदर कई लोग हैं। नहीं तो यही तो मैं कह रहा हूं ना कि पेड, मैंने ये तो नहीं कहा बाहर के, यही के वही मैंने कहा कि इनको यहाँ पे कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसी अवसर का अभाव रहा कि आप क्यों पैदा हुए इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में। आपको सब चीज की स्वतंत्रता है, शीर्षस्थ स्तर पे यहाँ पे माइनॉरिटी के लोग पहुंचे, चाहे जिस माइनॉरिटी के हों। तो फिर आपको ऐसी कौन सा आपका गला यहाँ घोटा जा रहा है, आपको कौन सा आपको वंचित किया जा रहा है कि आप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वो कर रहे हो, बाहर की फंडिंग ले रहे हो, यहाँ के खिलाफ हमारी डिसरप्टिव एक्टिविटी, हमारे देश की अखंडता को नुकसान पहुंचा रहे हो? तो इसका कोई औचित्य नहीं है।
और इनका ट्रीटमेंट वही होना चाहिए जैसे कि खराब घास जम जाए कहीं पे, जो वीडीसाइड डाला जाता है, तो वीडीसाइड डाल के इनको खत्म करना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही खतरनाक किस्म की वीड हैं, घास हैं, जिनका कोई अस्तित्व का रैशनल नहीं है, इनका ठीक है। कोई औचित्य नहीं कि आप यहाँ क्यों पैदा हो रहे हैं इस धरती पे इस तरह का विचार लेके, जब चलिए, आपको ठीक हर है। तरह की स्वतंत्रता है। ठीक जी। है, हसीब साहब भी लगातार बने हुए हैं, हसीब साहब का रुख कर लेते हैं। हसीब साहब, जिस तरीके से चर्चा को आप भी लगातार सुन रहे हैं, लेकिन अगर दूसरे पहलू के हिसाब से बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक समुदाय के लोग ही इसमें ज्यादा गिरफ्तार हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है क्या जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं वो एक समुदाय को विशेष रूप से बदनाम कर रहे हैं, सिर्फ कुछ लोगों की वजह से एक समुदाय विशेष रूप से बदनाम हो रहा है? जाहिर सी बात है कि एक ही मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। जी। ये जो खबर मैं सुन रहा हूं और जिस कॉज को लेकर डिबेट पे बैठे हैं, ये हमारे लिए, पूरे देश के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो खबर है, इससे खान अब्दुल गफ्फार खान, शहीद अशफाकुल्लाह खान, बीर अब्दुल हमीद, APJ अब्दुल कलाम की रूह को बहुत तकलीफ पहुंच रही होगी। जाहिर सी बात है, ये चंद गुमराह लोगों की वजह से आज पूरे कौम को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। जी। और इसके लिए हमारे देश में जो मजहबी, सियासी और समाजी रहनुमा हैं, जो अपने आप को मुसलमानों का सर्वोच्च लीडर मानते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से भी, समाजी दृष्टि से भी, हर एतबार से अपने आप को नंबर 1 पर रखते हैं। जी। क्या उनकी जिम्मेदारी ये नहीं होती कि भटके हुए लोगों को राह दिखाएं? अगर कोई देश में मुसलमानों के प्रति कोई गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है या कोई चीज हो रहा है, कोई घटनाएं घट रही हैं, तो उसका निराकरण कैसे किया जाए? इन गुमराह बच्चों को कौन समझाएगा आपसे? जो लोग पार्लियामेंट में बोलते हैं, जो लोग बड़े बड़े सम्मेलनों में बोलते हैं, जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बोलते हैं मुसलमानों के लिए, क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसे भटके हुए लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए कोई काम करें? उनको दिलासा दें, उनको समझाएं, उनको बताएं कि हमारे देश में इतना सारा कानून है। और आपको याद होगा कि 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद की शहादत की घटना घटी थी, तो मुसलमानों से ज्यादा हिंदू भाइयों ने उस घटना की निंदा की थी। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमारे सर्वमान्य नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, ये तो गुंडागर्दी है कि जिस देश में मुसलमानों के विरुद्ध होने वाली घटनाओं के विरोध में और लोग खड़े हो जाते हैं, दूसरे समाज के लोग खड़े हो जाते हैं, तो हमें हथियार उठाने की अभी क्या जरूरत? जी। मैं नहीं समझ पा रहा हूं। ठीक है, आप गुमराह लोगों का जिक्र कर रहे हैं SN सिंह जी, जिस तरीके से आप भी लगातार सुन रहे हैं कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन इस कदर किस तरीके से एक इंसान को गुमराह किया जा सकता है जहां पर एक भगवान का नाम लेकर ये कहा जाता है, तमाम वीडियो ऐसी वायरल होती हैं कि बस वो ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है और उनके पद चिन्हों पर हमको चलना है। इसकी वजह से ये PFI में सभी लोग शामिल होते जा रहे हैं। 50 लोग बहुत ज्यादा होते हैं जिनको अभी तक हिरासत में लिया गया है, न जाने कितने और होंगे पूरे भारत में स्लीपर सेल। देखिए, होता क्या है, ईश्वर, अल्लाह या किसी भी धर्म के जो ईश और जगदीश होते हैं, मानने वालों की आस्था उनके प्रति अटूट होती है, उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं होता है जी। और जब कोई धार्मिक गुरु या धार्मिक मौलवी माइंड वॉश करके उसमें ऐसे बीजारोपण करते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो ईश्वर के नजदीक होंगे, आप ऐसा करेंगे तो अल्लाह के नजदीक होंगे, तो उनको ये जानकारी नहीं हो पाती है, उनके अंदर वो तर्क शक्ति, वो बुद्धि शक्ति नहीं होती है जिसके नाते वो भले बुरे का ज्ञान हो सके, वो ये माने ये देश हमारा है और हम इसके रहने वाले हैं, हो सकता है ये गलत रास्ते पे हमको ले जा रहा है। ये अनुभव तो समय के हिसाब से होता है और वो समय होता नहीं है, वो कम उम्र के बच्चे होते हैं, बहुत सारे लोग जो द्वेषपूर्ण कार्यों में लिप्त रहते हैं, भारत विरोधी कार्यों में शुरू से लिप्त रहते हैं, वो ऐसे कार्यों को करते हैं। तो जब ऐसे लड़कों को वो लोग पाते हैं, उनके अंदर ऐसा वृक्षारोपण करते हैं, तो धीरे धीरे वो उन्हें एक स्लीपर सेल कहा जाता है, रहने वाले भारत के होते हैं,
आवास भारत में होता है, जमीन भारत का उपयोग करते हैं, भोजन भारत का करते हैं, सुविधाओं का लाभ भारत के लेते हैं, उनके माता पिता भारत के होते हैं। लेकिन जो हमारे विदेशी दुश्मन है, जो ऐसे दुश्मन है जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, उनके लिए वो कार्य करने लगते हैं और उसमें सर्वाधिक नुकसान करने का कार्य वो व्यक्ति करता है, चाहे किसी भी धर्म से हो, जो ये मानकर कि ईश्वर इससे खुश हो जाएंगे, अल्लाह इससे खुश हो जाएंगे, जबकि किसी भी धर्म के अल्लाह और ईश्वर कहीं किसी बेगुनाह के खून बहाना, किसी को फंसाना, किसी पे गलत कार्य करना, मुझे नहीं लगता। एक छोटे से गाने में भी कहा जाता था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। और याद से नहीं, हमारे दादा परदादा भी ये बात करते रहे, उनके दादा परदादा भी बात करते रहे। हम अगर तुष्टीकरण की बात न करें, पाक साफ बात करें, मुझे भी एक राजनीतिक व्यक्ति, आप न मानिए, हम इस बात को लेकर चले तो यही मानते हैं कि हम एक मृत्यु लोक की यात्रा करने आते हैं, भाईचारा निभाने आते हैं। एक भौगोलिक स्थिति होती है, सभी देशों की एक भौगोलिक स्थिति होती है। चलिए ठीक है एक राष्ट्र जेपी प्रेम साहब, होता है। मैं आपके पास अभी लौट रहा हूं, समय कम है, जेपी साहब का रुख कर लेते हैं। जेपी साहब, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं विषय जो है खतरनाक बना हुआ है, ऐसे में जो स्थिति है उसको किस तरीके से समझा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने ही लोग अब दगेबाजी पर उतर आए हैं। देखिए, ये तो निश्चित रूप से 9 साल हो गया मोदी जी की सरकार है, चूंकि अगर विदेश से इसको निर्देशित किया जा रहा, फंड आ रही है, तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा का मसला है जी। चलिए ठीक है, समय का अभाव है इसलिए सबको रोकना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, एसएन सिंह साहब, श्री प्रकाश जी, जेपी पांडे जी और साथ ही साथ हाजमी साहब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत हमारे साथ करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, ये खास चर्चा सिर्फ इसलिए थी क्योंकि कहीं ना कहीं पीएफआई का जो कनेक्शन है उस पर एक्शन तो हो रहा है, लेकिन जो स्थिति यहां पर बनी हुई है आप इसे समझ सकते हैं भली बात ही, क्योंकि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ही 50 से ज्यादा लोगों को यहां पर आपको बता दें कि जिनको हिरासत में ले लिया गया है। अब उन पर कार्रवाई जारी रहेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में क्या देखने को मिलता है। सीधा आपको उत्तराखंड